गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वैशाली मित्तल। सो गाइस, हम अपनी मंथली मैगज़ीन कर रहे थे जून की। इसमें हम ऑलरेडी अपना पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस का सेक्शन कर चुके हैं। तो चलिए आज इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। अभी के जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, इंक्लूडिंग हमारे आरबीआई गवर्नर जो पुराने रह चुके हैं, सी रंगारंजन, उन्होंने भी सुजेस्ट किया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डेफिसिट को मोनेटाइज करना चाहिए। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट क्या होता है? अगर गवर्नमेंट का खर्चा उसकी कमाई से ज़्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट क्या चली जाती है, फिस्कल डेफिसिट में चली जाती है, घाटे में चली जाती है। अब उस घाटे को कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट को या तो बोरो करना पड़ेगा मार्केट से, या फिर आरबीआई क्या करता है, उस डेफिसिट को क्या करता है, मोनेटाइज कर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको गाइस समझ में आया है कि इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स इनकम, द गवर्नमेंट इज सेड टू हैव इंकर्ड अ फिस्कल डेफिसिट। दिस डेफिसिट फाइनेंसिंग हैज़ टू बी डन आइदर बाय बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट और मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट थ्रू आरबीआई। लाइक आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, लेकिन आपके 150 रुपये खर्च हो गए, तो अब आपको 50 रुपये कहीं से तो लेने पड़ेंगे ना। या तो आप किसी दोस्त से उधार ले लोगे, या आप अपने मम्मी या पापा को बोल दो कि यार आप मुझे 50 रुपये दे दो। तो उसी तरह जो गवर्नमेंट का मम्मी पापा है, दैट इज़ आरबीआई, वो उसको बोला जा रहा है कि वो उसके घाटे को क्या कर दे, मोनेटाइज कर दे, उसको कंपेंसेट कर दे। पहले आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का पता होना चाहिए। प्राइमरी मार्केट वो होती है जिसमें क्या होता है, कंपनीज़ जो पहली बार कंपनीज़ क्या कर रही हैं, अपने स्टॉक्स या बॉन्ड्स को क्या कर रही हैं, सेल कर रही हैं। जब पहली बार करती हैं तो तब हम आईपीओ क्या करती हैं, वो कंपनीज़ इशू करती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो स्टॉक मार्केट्स होती हैं जिसमें हम उसके बाद फर्दर हम कभी भी जो सेल करते रहते हैं या बाय करते रहते हैं, तो वो सब काम किस में होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है, अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक एक्सेट्रा, ये सब क्या सेकेंडरी मार्केट्स हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट वो होती है वेयर सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड, वाइल द सेकेंडरी मार्केट इज वेयर दो सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को क्रिएट किया जाता है, सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है बाय द इन्वेस्टर। अब सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट्स इन्वॉल्व द कुछ जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हमारे हो गए हैं उसको फाइनेंस करना, या तो मनी से, या फिर हम डेप्ट, मतलब कि इंस्टेड ऑफ डेप्ट, उधार लेने की जगह हम क्या करते हैं, उसको फाइनेंस कर देते हैं मनी से, जो हम कुछ फ्यूचर में क्या करेंगे, रीपे कर देंगे। सो ये एक तरह की नॉन डेप्ट फाइनेंसिंग होती है। इसके अंडर क्या होता है कि क्योंकि मोनेटाइज कर दिया तो इससे जो गवर्नमेंट का ग्रोथ या नेट जो पब्लिक डेप्ट है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ना वो इंक्रीज़ होता ना वो डिक्रीज़ होता। ठीक है, अगर गवर्नमेंट उधार लेगी तो उसका डेप्ट बढ़ेगा। ठीक है, अभी क्या है, क्योंकि आरबीआई मोनेटाइज करेगा, फाइनेंस करेगा, तो उसका डेप्ट नहीं बढ़ेगा। ये दो तरह से हो सकते हैं, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या है, जो आरबीआई है वो न्यू करेंसी प्रिंट करेगा, या फिर क्या करेगा, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को परचेज करेगा डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट। ठीक है, इससे क्या होएगा, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग नीड्स हैं उसको सपोर्ट मिलेगा। इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन में वो कहता है जो डेफिसिट्स है वो मोनेटाइज करती है कब, पहले को गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने बॉन्ड इशू करेगी प्राइमरी मार्केट में, उसके बाद आरबीआई क्या करेगा, उस बॉन्ड्स को क्या करेगा, सेकेंडरी मार्केट से क्या करेगा, परचेज करेगा इन द फॉर्म ऑफ ओएमओ। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, मेनली ये होता है कि लेन देन, सिंपल, जैसे नॉर्मली डेज में क्या करता है, जैसे ये आरबीआई होता है, ये नॉर्मल कमर्शियल बैंक होता है, ये आपस में क्या करते हैं, लेन देन करते रहते हैं। लाइक अगर इसने बैंक से, रिजर्व बैंक ने किसी कमर्शियल बैंक से पैसा उधार लिया, तो बैंक क्या करेगा, अपना ये क्या कर देगा, अपना बॉन्ड दे देगा। अगर ये इससे पैसे उधार लेगा तो ये अपने बॉन्ड दे देगा। तो ऐसे क्या होता है, इससे जो लेन देन बनी रहती है ना, तो इससे क्या गवर्नमेंट में इंडिया में, अपनी कंट्री में एक लिक्विडिटी बनी रहती है। ठीक है, तो लिक्विडिटी बनाने के लिए जो ओएमओ ऑपरेशन होता है इसे हम करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन आपको समझ में आ गया। इसमें क्या है कि पहले गवर्नमेंट अपने बॉन्ड इशू करेगी प्राइमरी मार्केट से, और फिर आरबीआई क्या करेगा, उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदेगा कहाँ से, सेकेंडरी मार्केट में, इन द फॉर्म ऑफ ओएमओ। ठीक है, अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे लेते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का कहाँ से आया था। जो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट है वो 1997 से प्रैक्टिस में है। इसमें क्या करती है, जो सेंट्रल बैंक है वो ऑटोमेटिकली मोनेटाइज कर देती है गवर्नमेंट के डेफिसिट को थ्रू द इशुएंस ऑफ द एडहॉक ट्रेजरी बिल। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स कुछ टेम्परेरी टाइम में ट्रेजरी बिल, देखो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी ट्रेजरी बिल्स नहीं इशू कर सकती। ट्रेजरी बिल्स मेनली वो बिल्स होते हैं जो हम एक साल से कम के समय पे बिल इशू करते हैं। ये मेनली इसके अंदर भी तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, एक 91 डेज़ के लिए, या 182 डेज़ के लिए, या 364 डेज़ के लिए हम इशू करते हैं। 1994 और 1997 में दो एग्रीमेंट हुए थे गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, जिसमें क्या कर रहा था, जो
एडहॉक ट्रेजरी बिल्स हैं उसको कम्प्लीटली फेज आउट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब 2003 में FRBM एक्ट आया तो RBI ने क्या कर दिया, जो प्राइमरी इशूज़ ऑफ गवर्नमेंट है उनको कम्प्लीटली बार कर दिया। फिर FRBM एक्ट को, दैट इज़ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसको 2017 में अमेंड किया, जिसमें ये कर दिया कि हम डेफिसिट को मोनेटाइज कर सकते हैं कुछ अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। किसमें? अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 94-97 में जब FRBM एक्ट आया था तब क्या करते थे, RBI ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम ये क्या है, ट्रेजरी बिल्स इशू डेफिसिट को मोनेटाइज नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जब FRBM एक्ट 2017 में आया तो उसने परमिट कर दिया कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो RBI है वो मोनेटाइज कर सकता है। अब क्या हमने ऐसा स्टेप क्यों लेना पड़ा? क्योंकि आपको पता है कोविड पैंडमिक चल रही है, इसने क्या है, इकोनॉमी को पूरा तहस महस कर दिया। जैसे टैक्स रेवेन्यू नहीं आ पा रहा गवर्नमेंट के बाद, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो बढ़ ही रहा है क्योंकि वो इतनी सब्सिडीज़ दे रही हैं, इतने आत्मनिर्भर पैकेजेस ला रही है, तो उसमें वो इतने लाखों करोड़ों का क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। हाउस होल्ड सेविंग्स नहीं हो रही है, लोगों की डिमांड और सप्लाई भी क्या है, वो भी बहुत कम हुई है। ठीक है, डिमांड नहीं है, अब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगी। अब क्या, जो कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट, ये देखने को कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो फिस्कल डेफिसिट है वो इस साल 10% ऑफ GDP से क्रॉस हो जाएगा, जो कि पिछले साल 7 to 7.5% था। अब इस डेफिसिट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट यूजली क्या करती है, बोरो करती है। लेकिन इस बोरिंग से क्या होता है, गवर्नमेंट का डेप्ट इंक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से जो हमारी डेप्ट टू GDP रेशियो है वो क्या करते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। और ये हमारी जो डेप्ट टू GDP रेशियो है ये ऑलरेडी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इंडिया की जो डेप्ट टू GDP रेशियो है वो कहा जा रहा है कि 2021 तक कितना 84% हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। फिलहाल जो हमारी इंडिया की डेप्ट टू GDP रेशियो है वो 68% थी, लेकिन ये भी बताया कि अभी मूडीज़ और फिच ने अभी बताया कि अभी 72% है डेप्ट टू GDP रेशियो। जो नॉर्मल कंट्रीज़ होती हैं उनकी जो डेप्ट टू GDP रेशियो होती है वो 60% होती है। तो अगर 60% है तो उसे हम क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। ठीक है, अब क्या है कि जो हम डेफिसिट को मोनेटाइज करेंगे, क्या इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मतलब कि क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके फेवर में, करने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। पहली बात तो जो फेवर में देख लेते हैं कि हाँ कर देनी चाहिए, इससे क्या है हमारी रेटिंग्स पे असर पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा। क्योंकि अभी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे मूडीज़ होगी, S&P's होगी, फिच होगी, उन्होंने जो इंडिया की कंपनीज़ को जो ग्रेडिंग दे रखी है ना वो BBB नेगेटिव दे रखी है। इस वजह से क्या है कि कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ ना इंडिया में इन्वेस्ट करने से डरेगी। ठीक है, और इससे क्या होएगा, अगर हम मोनेटाइज नहीं करेंगे तो इंडिया की डेप्ट टू GDP रेशियो और बढ़ती रहेगी और पब्लिक डेप्ट भी और बढ़ता रहेगा। अब इन चीज़ को स्टेबल करने के लिए हमें मोनेटाइज करना चाहिए ताकि हम अपनी जो रेटिंग्स हैं उन्हें अच्छा कर सकें, और जिस वजह से जो अगर कोई फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो उन पर बुरा असर ना पड़े और वो आराम से इंडिया में इन्वेस्ट करें। दूसरा, प्रिवेंट्स क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब क्या है, अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट इतने नुकसान में जाएगी, घाटे में जाएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी। अब बोरो करेगी, अब उसे इंटरेस्ट भी देना होगा, अब वो कहीं ना कहीं से तो निकालेगी, तो वो क्या करेगी, जो प्राइवेट ओनर्स हैं या फिर जिन्होंने बैंक से उधार ले रखा है वो उन पे ज़्यादा इंटरेस्ट कर देगी। इससे क्या होएगा, प्राइवेट सेक्टर क्या होएगा, वो अपना किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को नहीं आएगा, क्योंकि उसे पड़ेगा यार इंटरेस्ट तो इतना ज़्यादा है, मैं तो ऐसे इंटरेस्ट देते देते ही मर जाऊँगा। तो इससे क्या होएगा, प्राइवेट सेक्टर दूर भागेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, अगर हम मोनेटाइज कर देंगे तो जो गवर्नमेंट की जो डोमेस्टिक बोरिंग्स हैं वो एक लिमिट में रहेगी, जिस वजह से कोई भी ऐसा नहीं होएगा कि जिससे प्राइवेट सेक्टर क्या करे, अपना मनी को इन्वेस्ट करने में भागे। ठीक है, तो एक ये इशू हमारा सही हो जाएगा। सिमिलर एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई, ये आर्ग्यू किया जा रहा है वेदर सेंट्रल बैंक एक्वायर करे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट और डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेजरी इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई, इट इज़ सिमिलर एज लॉन्ग एज इन्फ्लेशन इज कैप्ट एंड अंडर कंट्रोल। ये कह रहा है कि सेंट्रल बैंक चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को प्राइमरी मार्केट से खरीदे या सेकेंडरी मार्केट से खरीदे, जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में ही रहेगी जब तक क्या है, जब ये एक मिनट, सॉरी गाइज, it is argued that whether central bank acquires government bonds for secondary markets through OMO और directly from treasury, इफेक्ट ऑन जो मनी सप्लाई पे इफेक्ट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, लेस रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन इन इमीडिएट टर्म। अब क्या, जो ट्रांसमिशन ऑफ रिजर्व मनी है टू ब्रॉड मनी, ये इज़ लाइकली टू बी स्लो बिकॉज ऑफ द स्लोअर क्रेडिट ग्रोथ विच लेट्स टू द लोअर वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, दिस लो वेलोसिटी एंड लेसर ट्रांसमिशन रिड्यूस द इन्फ्लेशन रिस्क। अब क्या होएगा, इन्फ्लेशन रिस्क क्या रहेगा, कम रहेगा। इन्फ्लेशन क्या मतलब है, एकदम से महंगाई आ जाना बाज़ार में, तो उसका रिस्क भी हमारा कम रहेगा अगर मोनेटाइज कर देंगे हम डेफिसिट को। ठीक है, अब क्या इससे इश्यूज़ क्या मतलब कि कंसर्न क्या है कि जो ये आएंगे
अगर कुछ नेगेटिव क्या प्रभाव हो सकता है, इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, एज अपोज टू द टेम्परेरी एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई, क्योंकि ओएम होएगा तो मनी की सप्लाई होएगी, जिस वजह से क्या आएगा, मनी का पंप होगा और एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। रूपी का डिवैल्यूएशन होएगा। अब रूपी का जब करेंसी की हमारी डिवैल्यूट होएगी तो फॉरेन इन्वेस्टर जो यहाँ पे हैं वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे और वो ज़्यादा सोचेंगे कि हम यहाँ पे मार्केट से भागें, इंडिया से भागें, तो अपनी मनी को ज़्यादा पुल आउट करेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ इनएफिशिएंट स्पेंडिंग। अब क्या, अब यार मनी आएगी, ठीक है, बाजार में मनी आएगी तो लोग इनएफिशिएंटली क्या करते हैं, उसको स्पेंड करते हैं, ठीक है, जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे भी करेंगे, तो यही है, ठीक है। करप्ट प्रैक्टिसेस भी क्या होंगी, राइज होंगी, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं। अब क्या होंगे, जो कुछ होता है मनी सप्लाई, आपको पता होगा अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है। एक होता है रिजर्व मनी, रिजर्व मनी को हम हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, मॉनेटरी बॉस भी बोलते हैं, बेस मनी भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी करेंसी हमारी सर्कुलेशन में चल रही है या जो हमारे डिपॉजिट हैं, बैंक्स के डिपॉजिट है जो आरबीआई के साथ, या फिर कुछ अदर डिपॉजिट है जो आरबीआई के साथ, वो होते हैं। नैरो मनी M1 होती है, जो करेंसी जो पब्लिक के साथ है, जैसे हम लोगों के पास जो भी आपके घर में पैसा है वो सब। ये जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, जैसे करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, जो आपके खातों में पैसा है वो सारा, या फिर आरबीआई के साथ जो भी डिपॉजिट्स हैं उसे क्या हम बोलते हैं नैरो मनी। M2 में क्या होता है, M1 वाली ये तो होती है, साथ में जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग के बैंक्स के डिपॉजिट होते हैं वो भी होते हैं। ब्रॉड मनी में क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट में जैसे होगी FD होगी, आपकी RD होगी, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। M4 में क्या होता है, M3 ये तो सब होता ही है, साथ में जो पोस्ट ऑफिस के जो बैंक्स के डिपॉजिट्स होते हैं वो भी सब इसमें। कंक्लूजन यही है कि अभी जिस तरह से पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, सबकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। डिमांड और इन्फ्लेशन ऑलरेडी लो है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, तो मोनेटाइजेशन करने का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होएगा। मतलब कि अगर हम फाइनेंस करेंगे, डेफिसिट को मोनेटाइज करेंगे तो उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होएगा, क्योंकि अभी हम नॉर्मल सिचुएशन में है ही नहीं। हाँ, अगर ये नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम ऐसा करते, जब कोविड ना चलता, तो शायद कुछ कंसर्न हो सकता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होएगा, ठीक है। हम अगर मोनेटाइज करेंगे तो हम अपना डेब्ट टू जीडीपी रेशो भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या आएगा, हम अपना जो प्रेजेंट हमारी ग्रांड सिचुएशन है वो हमारी स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इनोवेटिव वेज लेने चाहिए जिससे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़े, जैसे सेलिंग बैड बैंक्स, ठीक है, जो लैंड बैंक्स, या फिर बाय स्टिमुलेटिंग डिमांड। हम डिमांड को बढ़ा सकते हैं अगर हम जीएसटी, क्योंकि बहुत लोग देखें ना जीएसटी के डर से ना कुछ अपना न्यू बिजनेस नहीं स्टार्ट करते, तो हम अगर कुछ जीएसटी को कम कर दें या कट कर दें तो कुछ डिमांड बढ़ सकती है, या इनकम टैक्स के रेट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी कुछ प्रायोरिटी सेक्टर में अपना एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये न्यूज़ में था, अगर आपने थोड़ी बहुत ही न्यूज़ पढ़ते हो या देखते हो तो क्या एक ऑर्डिनेंस अभी अप्रूव हुआ है जिसमें हम क्या करेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को अमेंड करेंगे, सो दैट जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको रिलीफ मिल सके, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रही है तो हर एक सेक्टर क्या है, अभी घाटे में है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर ने अगर उधार ले भी रखा है तो अब उसकी इनकम ही नहीं हो रही, तो वो कहाँ से पैसा चुका देगा, ठीक है। अगर वो पैसा नहीं चुकाएगा तो उसके पास एकदम से क्या होएगा, उसके तरफ ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि कोड लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब ना होने की वजह से क्या करें, एक ऑर्डिनेंस को अभी अप्रूव किया है जिसमें हमने आईबीसी को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को अमेंड किया है, जिससे जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको कुछ रिलीफ मिल सके, ठीक है। इसमें एक सेक्शन 10A है, इसको इंट्रोड्यूस किया है, और फिलहाल सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10 इन सबको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। सेक्शन 10A के अंदर क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं होएगी जिसमें कोई भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी इनिशिएट नहीं होएगी, ना ही कोई इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट होएगी फॉर अ कॉर्पोरेट डेप्टर। अगर कोई 25 मार्च 2020 के बाद किसी ने अपने आप को डिफ़ॉल्ट या फिर ये घोषित कर दिया कि भाई मैं नहीं दे पाऊँगा, तो उसके खिलाफ अभी ये जो आईबीसी कोड है वो स्टार्ट नहीं होगी, कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। कब तक, 6 महीने तक, या फिर इसको हम 1 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जबकि जो सेक्शन 7 और 9 प्रोवाइड करता है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, जबकि सेक्शन 10 बोलता है कि इंसॉल्वेंसी जो रिजोल्यूशन है वो प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है कौन, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सेक्शन 7, 9 और 10 हमने क्यों सस्पेंड किया, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि कोई भी जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स है वो शुरू कर सकते हैं, 7 और 9 के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो शुरू कर सकते हैं, और सेक्शन 10 के अंदर जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट्स हैं वो इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इसलिए सस्पेंड कर दिया ताकि 6 महीने तक कोई भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस या प्रोसीडिंग्स शुरू ना हो। अब इस मूव से हमें क्या हमने क्यों लिया है, ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्रेस बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि यार कोविड-19 के चलते हुए सब इकोनॉमी ठप पड़ चुकी है, एज यूजल सप्लाई चेन टूट गई है, डिमांड में बहुत स्लो डाउन हो गया, लेबर की अनअवेलेबिलिटी नहीं है, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें हम कंप्लीट करने में अभी सक्षम नहीं है, ठीक है। और
सर्विस सेक्टर हैं जैसे हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, ये लोग भी कितना ज़्यादा झेल रहे हैं। आपको पता है फ्लाइट्स 3 महीने से नहीं चली है, अभी भी चल रही है तो डोमेस्टिक बहुत कम चल रही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, स्ट्रेस, जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है वो इंक्रीज़ हो गया है, और जो डेब्ट है, उधार है, वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। टफ आईबीसी डिज़ाइन है। अभी क्या जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टेसी कोड के अंदर किया है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग एकदम से शुरू कर देते हैं उन कंपनीज़ के लिए, उन कंपनीज़ के अगेंस्ट, अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने रीपेमेंट देनी हो और अगर एक दिन भी वो लेट कर दे तो एकदम से क्या करते हैं, आईबीसी की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। कंसर्न किया वैल्यू रिकवरी पे, ये भी देखा गया है जब ये आईबीसी कोड 2016 में आया था उस तक अभी तक 221 जो केसेस रिजॉल्व कर दिए गए हैं, और उसमें जो 44% हमने अभी डेब्ट किया कि रिकवर्ड किया। लेकिन हमने ये नोटिस किया जो हमारी रिकवरी है वो बहुत ही कम है, मतलब 15 से 25% हमारी रिकवरी घटी है। इस वजह से क्रेडिटर्स हैं उनको भी क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा लोन्स में अपना लोन देके क्या हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। ह्यूज लिटिगेशन प्रेशर ऑन जुडिशरी, जुडिशियल सिस्टम, जो जुडिशरी है वो इतने सारे केसेस अभी हैंडल नहीं कर सकती क्योंकि वो भी इकोनॉमी से रिलेटेड, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बंडल ऑफ केसेस हैं। अब कुछ देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आईबीसी। आईबीसी क्या क्या कवर करता है, किन किन लोगों को कवर करता है। कोई भी इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, या पार्टनरशिप फर्म है। इसको कौन एडजुडिकेट करता है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनीज़ के लिए और एलएलपीज़ के लिए, और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन होता है वो इनिशिएट हो सकता है किसी भी स्टॉक होल्डर फर्म के खिलाफ, डेप्टर के या क्रेडिटर या एम्प्लॉय के लिए। अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो रिजोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है, आईपी को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। जो मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ फर्म की जो पावर्स हैं उसको ट्रांसफ़र कर देता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को लेके, जो सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं इसमें। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है वो डिसाइड करता है कि कंपनी को रिवाइव करना है या उसको लिक्विडिटी देनी है, ठीक है। अगर वो डिसाइड करते हैं रिवाइव करने को तो उनको कोई ऐसा बंदा देखना चाहिए जो कि उस कंपनी को ख़रीदने को विलिंग हो, ठीक है। लाइक मेरी कंपनी है, मैं बैंकरप्ट हो गई, ठीक है। अब क्या, तो मेरे अगेंस्ट अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो अगर पर अब वो क्या है, जो आईपी है वो डिसाइड करेगा कि इसकी कंपनी को बंद करना है या फिर चालू रखना है। अगर उन्होंने बोला कि हाँ चालू रखना है तो उनको क्या रखना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा कौन ऐसा प्राइवेट प्लेयर है या कौन ऐसा प्लेयर है जो मेरी कंपनी को खरीद सकता है, क्योंकि कोई तो बंदा चाहिए ना जो मेरी कंपनी को चालू रखेगा, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला है कि अगर चालू रखना है तो उनको देखना पड़ेगा टू फाइंड समवन विलिंग टू बाय द फर्म, ठीक है। तो ये बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान चूज़ करते हैं। ये लॉ प्रिस्क्राइब करते हैं जो भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है उसको 180 दिन में कंप्लीट करना है, और अगर बहुत ही ज़्यादा कोई केस कॉम्प्लेक्स है तो हम उस रेजोल्यूशन को 90 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है। अब ये है कि जो इन्होंने आईबीसी का जो सस्पेंड किया है सेक्शन 7, 9 और 10, उसके ऊपर क्या कंसर्न्स हैं या फिर उसका कैसे मिसयूज़ कैसे हो सकता है। चलो देखो, पहले आपने फ़ायदे तो देख लिया हमने क्यों किया, ठीक है, कि कोविड चल रहा है, लेकिन लोगों के पास वो नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया। अब ये है कि इसके कंसर्न्स क्या हैं, बैलेंसिंग ऑफ लिएबिलिटीज़ विदाउट रेजोल्यूशन। अब क्या है यार, जिसने क्रेडिटर से, जो क्रेडिटर है जिसने डेप्ट दे रखा है, जिसने उधार दे रखा है, उसको मंदी में आएगा, ठीक है, वो लॉस में जाएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू डिटोरिएट होएगी, उसके फर्म की वैल्यू डिटोरिएट होएगी, ठीक है। तो सबसे पहला नुकसान ही होगा। दूसरा है कि यार एक ही तो मैकेनिज्म उन्होंने बंद किया, आईबीसी का तो मैकेनिज्म बंद किया, तो जो क्रेडिटर्स हैं वो कोई और अल्टरनेटिव मेथड ढूंढेंगे ताकि हम क्या कर सकें, पैसा रिकवर कर सकें, ठीक है। अब जैसे एक अल्टरनेटिव डेब्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म कौन कौन से सकता है, आप देखते हैं। इसमें से क्रेडिटर क्या कर देगा, सारफेसी एक्ट के अंडर इशू कर देगा, जिसमें क्या क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, जो आपके मनी है, जो डेप्ट है, उसको क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। या फिर आप क्या कर दोगे, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है अंडर सेक्शन 230, सेक्शन 232 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसमें क्या कर सकते हो आप, ये जो स्कीम है कंपनी पे बाइंड होती है टू ऑल इट्स क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो यही है कि आप डेप्ट रिकवरी के लिए और भी कुछ मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भी हाँ एक बंद कर दिया तो हो गया, तो इन्होंने बताया कि और चीज़ें भी हम शुरू कर सकते हैं। तीसरा क्या है, एनपीएस बढ़ जाएंगे भाई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाएंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, जो आपका मनी जो आपने उधार पे दे रखी है, वो अगर मनी आपको 90 दिन तक ना ही इंटरेस्ट रेट ना उसका प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिलता नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली मनी किसमें, एनपीए में बदल जाती है। तो अब यार अब कोई टाइमली पैसा ही नहीं देगा तो बैंकिंग सेक्टर का एनपीए बढ़ेगा, उस वजह से जो बैंकिंग सेक्टर की इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट साइकिल है वो भी हैम्पर होगी। वहाँ का इन्वेस्टर जो कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्ट कर रहा होगा उसका भी कॉन्फिडेंस लूज़ होएगा, और अल्टीमेटली क्या ये जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो उस पर क्या करेगा, हैम्पर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो हायर प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर बैंक, जो प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस बाय आरबीआई,
requires the lenders to undertake a prima facie review of the debtor upon the occurrence of a default. छोड़ो इसको, कुछ नहीं है इसमें. पोटेंशियल ऑफ मिसयूज, लोग मिसयूज़ कर सकते हैं. मतलब कहीं अगर लोग ऐसे हैं, कोई प्रोमोटर्स कंपनीज का ऐसा है जो कि ड्यूज़ देने में सक्षम है, ठीक है, वो भी क्या कर देगा, खुद को घोषित कर देगा कि मैं तो डिफ़ॉल्ट हो गया हूँ, ठीक है, और क्योंकि और उसको कोई आईबीसी के तहत अब सेक्शन के थ्रू कोई इसको अकाउंटेबल भी नहीं ठहराना होगा, ठीक है. तो ये एक सबसे बड़ा मिस हो गया. दूसरा इन्होंने ये बोला है कि सिर्फ पैंडेमिक रिलेटेड केसेस को ही क्या मिला जाएगा, बेनिफिट मिला जाएगा. तो इट विल बी टफ टू पिन पॉइंट दिस एज द रीज़न फॉर द नॉन सर्विसिंग ऑफ लोन. अब क्या है, सिर्फ कोविड-19 के लिए बोला है कि जो लोग पैंडेमिक की वजह से नहीं चुका पा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पे ये सेक्शन लागू होएगा. लेकिन यार इसे तो कोई भी बोल देगा कि यार मेरा भी इसी वजह से हो रहा है, तो आप किसी को जांच नहीं पड़ताल नहीं कर सकते कि कोविड की वजह से हुआ है कि नहीं. तीसरा ये है कि इन्होंने क्या करा है, सिर्फ उन लोगों के लिए किया है जो क्या है, जिन्होंने अभी देने का वापस समय आया, लाइक जिन्होंने अभी न्यू क्रेडिटर्स हैं, न्यू डेप्टर्स हैं, उन लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा, ठीक है. लाइक देख, नो सस्पेंशन अगेंस्ट पर्सनल ग्रांटर्स ऑफ अ कंपनी. दिस ऑर्डिनेंस, ये देखो, दिस ऑर्डिनेंस डज नॉट ग्रांट एनी रिलीफ टू सच एप्लीकेंट हुज रिजोल्यूशन प्लान रिसेंटली गोट अप्रूव. जिन लोगों का रिजोल्यूशन प्लान अभी अप्रूव हुआ है, उन लोगों के अगेंस्ट कोई भी क्या रिलीफ नहीं है. पर्सनल ग्रांटर्स ऑफ अ कंपनी के अगेंस्ट कोई भी सस्पेंशन नहीं है. अगर कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने लैंडर्स को पर्सनल गारंटी दी हुई है, वो इंसॉल्वेंसी कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है. तो वे फॉरवर्ड ये क्या है, वे फॉरवर्ड यही है कि हाँ, इंडिया ने अच्छा कंसर्न लिया है, लेकिन हम और कंट्रीज़ को देख सकते हैं, उनसे कुछ सीख ले सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी बैंकरप्सी कर्व को क्या फ्लैटन किया है बाय अडॉप्टिंग मेथड्स. लाइक जर्मनी में क्या किया उन्होंने, 2 conditions have to be satisfied by the corporate debtor for a suspension. पहला रीज़न होना चाहिए, insolvency must be based on the effect of the pandemic. Also under the scrutiny would be the prospects of the restructuring the company. UK में लिया क्या गया है कि has allowed for a much shorter moratorium without the creditor approval. सिंगापुर में क्या है कि अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो कॉर्पोरेट डेप्टर को प्रूव करना पड़ेगा दैट दे वर अनेबल टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक. तो ये जर्मनी ने 2 कंडीशन रखी है. पहला यही कि आपको रीज़न देना पड़ेगा कि ये जो भी इंसॉल्वेंसी हुई है वो पैंडेमिक के इफेक्ट की वजह से हुआ है. दूसरा, जब उस पर स्क्रूटनी होएगी तो आपको कंपनी का रिस्ट्रक्चर प्रूफ करना पड़ेगा. यूके ने भी क्या किया है, जो मोमेरिटोरियम अमाउंट है उसको थोड़ा शॉर्ट रखा टाइम को, ठीक है. सिंगापुर में भी यही बताया कि कॉर्पोरेट डेप्टर को प्रूफ करना पड़ेगा जो भी उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा कॉन्ट्रैक्ट, वो कोविड-19 की पैंडेमिक की वजह से. तो ठीक है गाइस, ये आज का हो गया. कल से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय.